नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व को भारत के योग और आयुर्वेद के ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल फिर खोले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण 3 करोड़ 30 लाख से अधिक हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और इंदौर के बीच सीधी हवाई सेवा का उद्घाटन किया। इंदौर और दुबई के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवा फिर से शुरू। देश का सबसे बड़ा क्विज कार्यक्रम फिट इंडिया क्विज शुरू। ये कार्यक्रम छात्रों के ज्ञान और फिटनेस को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। और मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली में कल भी वर्षा जारी रहेगी। समाचार संध्या में निखिल कुमार के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 125 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी प्रभुपाद न केवल भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, बल्कि जाने माने देशभक्त भी थे। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया उत्पादों को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए स्वामी प्रभुपाद के हरे कृष्ण आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन चलाने का आह्वान किया। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं, तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं, तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का योग का ज्ञान, यहाँ की स्थायी जीवन शैली और आयुर्वेद जैसा विज्ञान विश्व भर में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारा ये संकल्प है कि पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो। मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है, हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के भी इस मंत्र की
श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में भक्ति आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि भक्ति आंदोलन ने देश में एकता और समानता का भाव पैदा किया है। उन्होंने कहा कि भक्ति योग को विश्व तक ले जाने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन ने ये महान कार्य किया। विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे। स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस्कॉन ने विश्व को ज्ञान दिया है कि भारत के लिए आस्था का अर्थ उत्साह, उल्लास और मानवता में आस्था है। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। देश ने कल एक दिन में 1 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत एक दिन का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब देश में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 50 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया है। पिछले महीने 18 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 33,964 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.51% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल 41,965 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में करीब 3,78,000 संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक करीब 52 करोड़ 31 लाख कोविड जांच हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए अब स्लॉट गूगल पर सर्च करके भी बुक कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस सुविधा की शुरुआत टीकाकरण अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से की है। श्री मांडविया ने आज देश में कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं के सुरक्षित भंडार की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में यह जानकारी दी गई कि देश में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इन दवाओं के लिए कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सरकार ने 8 दवाओं के लिए रणनीतिक सुरक्षित भंडार बनाया है, जो देश में सभी जगह पर उपलब्ध है। कोविड सुरक्षा नियमों के बीच दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेघालय सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल आज से फिर खुल गए हैं। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण पिछले लंबे समय से केवल ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भारत वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 61वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा में व्यापक बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने बताया कि निष्ठा पहल के अंतर्गत 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर और इंदौर के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत की। उन्होंने मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई संपर्क को मजबूत करते हुए 2 हवाई उड़ानों को रवाना किया। इनमें ग्वालियर इंदौर के बीच चलने वाली इंडिगो की सीधी विमान सेवा और इंदौर दुबई के बीच एयर इंडिया की विमान सेवा को फिर से बहाल करना शामिल है। श्री सिंधिया ने कहा कि इंदौर ग्वालियर दिल्ली मार्ग पर सीधी उड़ान भारत सरकार की सब उड़े सब जुड़े पहल के अनुरूप शुरू की गई है। दोनों शहरों के बीच विमान सेवा शुरू होने से व्यापार और पर्यटन क्षेत्र की मजबूती के नए अवसर पैदा होंगे। श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 53 दिनों में मध्य प्रदेश को 58 नई विमान सेवाएं मिली हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की खातों में सीधे भेजे गए हैं।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वस्थ रहने की सदियों पुरानी परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है। उन्होंने कहा कि देश में आयुर्वेद बाजार 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। होलिस्टिक वेलबींग और ग्लोबल हेल्थ के मार्केट साइज को अगर देखें तो आज ये समझ में आता है कि वर्तमान का आयुर्वेद का मार्केट साइज 1 लाख करोड़ रुपया है। जो इकोनॉमिक फोर्स है एक मार्केट के पीछे, वो कई बार डिटर्मिन करती है कि कंज्यूमर किस ओर खींचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढक कर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व को भारत के योग और आयुर्वेद के ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। शील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल फिर खोले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण 3 करोड़ 30 लाख से अधिक हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और इंदौर के बीच सीधी हवाई सेवा का उद्घाटन किया। इंदौर और दुबई के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवा फिर से शुरू। देश का सबसे बड़ा क्विज कार्यक्रम फिट इंडिया क्विज शुरू। ये कार्यक्रम छात्रों के ज्ञान और फिटनेस को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। और मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली में कल भी वर्षा जारी रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट खुरासान को चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई है। श्री बाइडेन ने कहा कि अमेरिका ऐसे गुटों की तलाश करके उन्हें उचित दंड अवश्य देगा। श्री बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। We will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and other countries. We just don't need to fight a ground war to do it. We have what's called over-the-horizon capabilities, which means we can strike terrorists and targets without American boots on the ground, or very few if needed. We've shown that capacity just in the last week. We struck ISIS-K remotely, days after they murdered 13 of our service members, dozens of innocent Afghans. And to ISIS-K, we are not done with you yet. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कल समाप्त हुई भारत की महीने भर की अध्यक्षता कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण रही। इस दौरान भारत को अफगानिस्तान की स्थिति पर पारित एक मजबूत संकल्प सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर उल्लेखनीय सफलता मिली। अफगानिस्तान से संबंधित संकल्प में प्रस्ताव में भारत के विचारों और चिंताओं का उल्लेख करते हुए मांग की गई कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकी देने या आतंकवादियों को शरण देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत इस समय 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल 3 देशों स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं।
स्लोवेनिया में विदेश मंत्री आंद्रे लोगर के साथ बातचीत करेंगे। स्लोवेनिया ने श्री जयशंकर को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। वे यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे। शुक्रवार को श्री जयशंकर क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रैडमैन के साथ बातचीत करेंगे। 4 और 5 सितंबर को विदेश मंत्री डेनमार्क में भारत डेनिश संयुक्त आयोग की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज देश की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता फिट इंडिया क्विज की शुरुआत नई दिल्ली में एक समारोह में की। फिटनेस और खेलों पर आधारित ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस पहल से स्कूल के छात्रों को अपना ज्ञान और फिटनेस प्रदर्शित करने का एक बेहतर मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाए रखना है। श्री ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया क्विज के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय इसके लिए खुद को पंजीकृत करा सकता है। खेल मंत्री ने कहा कि इस क्विज प्रतियोगिता की इनामी राशि 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश भर के 10 लाख से अधिक विद्यालयों के इस क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्रीय मंत्रियों किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई के साथ आज योग ब्रेक वाइब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। 5 मिनट के योग ब्रेक प्रोटोकॉल में तनाव दूर करने, ताजगी लाने और कार्यस्थल पर व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए काम पर विशेष ध्यान देना शामिल है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से योग ब्रेक उपयोगिता का उल्लेख किया। एक ऐप जो बना है वो आज की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसकी अनुकूलता को देखते हुए हमारे साथ हमेशा हमारी जेब में योग करने की एक साधन बन करके, एक गैजेट बन करके, एक इंस्ट्रूमेंट बन करके सदा हमें ये स्मरण भी करवाता रहेगा और एक फैसिलिटी के तौर पर भी रहेगा कि अगर हमें योग करना है तो हम घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्वाधीनता सेनानियों पर कार्यक्रम वीर गाथा को प्रसारित कर रहा है। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में 2 सितंबर गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाली असम की आयरन लेडी चंद्रप्रभा साइकियानी की गाथा। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे महान तमिल योद्धा बुलितेवन की। 1 सितंबर 1715 को जन्मे बुलितेवन शुरुआती दौर के उन लोगों में रहे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। तत्कालीन तमिल इलाके के 77 पॉलीगर यानी स्थानीय सरदारों में से एक थे बुलितेवन। इस इलाके को आज तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले के नेलकट्टुम सेवल इलाके के रूप में जाना जाता है। बुलितेवन वहां के बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। के आखिरी दिनों में दक्षिण भारत के शक्तिशाली विजयनगरम साम्राज्य के विघटन के बाद पल्लम का शासन कायम हुआ। इन नायकों और पॉलीगरों ने मुगल जागीरदार आरकॉट के नवाब की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया।
अपने इलाकों के वे स्वायत्त शासक रहे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब से कर वसूल करने का अधिकार हासिल किया तो पॉलीगरों ने ब्रिटिश अधिकार को भी मानने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि कंपनी इससे नाराज हो गई और इसे पॉलीगर विद्रोह का नाम दिया। कंपनी के साथ पॉलीगरों का युद्ध शुरू हो गया जो करीब आधी सदी तक चला। उस दौर में अंग्रेजों से लोहा लेने वाले महान पॉलीगर योद्धाओं में बुलीतेवन प्रमुख योद्धा थे। ब्रिटिश सेना को बुलीतेवन ने पहली बार 1755 में चुनौती दी। तब ब्रिटिश कर्नल अलेक्जेंडर हेरोन ने पश्चिमी तमिलनाडु पर हमला किया था। नीलकट्टुम सेवल में बुलीतेवन के किले में ब्रिटिश तोपें नाकाम रहीं। बुलीतेवन ने अंग्रेज शिविरों की जासूसी भी कराई, जिससे उन्हें लगातार खुफिया जानकारी मिलती रही। बहादुरी से किले की रक्षा करने से बुलीतेवन की प्रतिष्ठा बुलंदियों पर पहुंच गई और उसका असर ये हुआ कि पश्चिमी पॉलीगरों ने उनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इससे बुलीतेवन को विदेशी शासन के खिलाफ मजबूत किलाबंदी करने में मदद मिली। पड़ोसी त्रावणकोर के महाराजा के साथ गठजोड़ के लिए तेवन ने अपने अनूठे कूटनीतिक कौशल का उपयोग किया। अंग्रेजी सेना 6 साल तक इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकी। வளர்ந்தது பகையோட நின்று இங்கு தொடங்குது சரித்திரம்। बाद में अंग्रेजों ने नए आसामी की नियुक्ति की। इस बीच वे फूट डालने की कोशिश भी करते रहे। इसका असर भी हुआ और पॉलीगरों का त्रावणकोर के साथ हुआ गठबंधन टूट गया। जिस यूसुफ खान को कंपनी सरकार ने आसामी बनाया वो स्थानीय निवासी था और बाद में उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। यूसुफ खान भले ही पॉलीगरों पर नियंत्रण करने में सफल रहा, लेकिन बाद में उसने खुद अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया। कई पॉलीगर भी उसके साथ आ मिले। उसने बुलीतेवन के साथ भी संघर्ष किया। चूंकि उसे पॉलीगरों का भी समर्थन मिलता रहा, लिहाजा बुली लगातार अपने इलाके खोते गए। त्रावणकोर की सेना भी यूसुफ की सहयोगी बन गई, लिहाजा दोनों ने मिलकर बुली पर हमला किया। बुलीतेवन ने इसका जमकर सामना किया, लेकिन वो अपने गढ़ नीलकट्टुम सेवल को नहीं बचा सके। पराजय के बावजूद बुलीतेवन तमिलनाडु की जनता के हीरो रहे। विशेष रूप से तिरुनेलवेली और आसपास के इलाकों के लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। तिरुनेलवेली का बुलीतेवन पैलेस उनका मुख्यालय था, वहीं उनका जन्म भी हुआ था और उन्होंने अंतिम युद्ध भी यहीं लड़ा था। तिरुनेलवेली में आज भी पूरे समर्पण और सम्मान के साथ हर साल बुलीतेवन की जयंती मनाई जाती है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म सम्मान, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए ऑनलाइन सिफारिश करने का सिलसिला जारी है। इस महीने की 15 तारीख तक ऑनलाइन सिफारिश की जा सकती है। पद्म अवार्ड पोर्टल padmaawards.gov.in पर केवल ऑनलाइन पद्म सम्मान के लिए नामांकन के जरिए सिफारिश की जा सकती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कहा कि भारत एशिया में एक बड़ी शक्ति है और ब्रिक्स कंसोर्टियम का सदस्य है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों के बीच संबंध मजबूत बनाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी गोष्ठी सभी सदस्य देशों के लोगों को एक साथ लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित गोष्ठी के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि फिल्मों, कला और संस्कृति के माध्यम से भारत के पास सहयोग के अवसर हैं, जिनसे फिल्म व्यापार के विकास और वृद्धि में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना
ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना APY के तहत पंजीकरण 25 अगस्त तक कुल 3 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में APY में 28 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। योजना में लगभग 44% महिला लाभार्थी हैं और पंजीकृत होने वाले लगभग 44% लाभार्थी 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के खाताधारक इस साल 30 नवंबर से 5 लाख रुपए तक की धनराशि वापस पाने के हकदार हो सकते हैं। सरकार ने इस बारे में नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इस वर्ष अगस्त माह में वस्तु और सेवा कर संग्रह 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष अगस्त में प्राप्त जीएसटी राजस्व के मुकाबले इस अगस्त महीने में जीएसटी राजस्व 30% अधिक प्राप्त हुआ है और इसी अवधि में घरेलू लेनदेन से प्राप्त होने वाला राजस्व 27% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। सेंसेक्स और निफ्टी में आज गिरावट दर्ज हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 214 अंक लुढ़ककर 57,338 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 56 अंक के नुकसान से 17,076 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 8 पैसे कमजोर होकर $1 के मुकाबले 73 रुपए 9 पैसे पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोना 80 रुपए महंगा हुआ। अक्टूबर अनुबंध के सोने का वायदा मूल्य 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। 210 रुपए की मजबूती से सितंबर माह के अनुबंध वाली चांदी 63,125 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 112 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 19 साल में सितंबर में एक दिन में ये सर्वाधिक वर्षा है। अधिक वर्षा से कई इलाके जलमग्न हो गए और शहर में यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी तेज वर्षा होने की चेतावनी दी है, जबकि शनिवार तक मध्यम वर्षा जारी रहेगी। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस क्लब थ्रो स्पर्धा के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी। अमित कुमार 5वें और धर्मवीर 8वें स्थान पर रहे। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के ग्रुप ए में प्रमोद भगत ने मनोज सरकार को 2-1 से पराजित किया। महिला सिंगल्स के ग्रुप ए में जापान की अयाको सुजुकी ने पलक कोहली को मात दी। मिक्स्ड डबल्स ग्रुप बी के पहले मैच में प्रमोद भगत और पलक कोहली की भारतीय जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। तैराकी में सुयश जाधव पुरुषों की 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गए। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में सिद्धार्थ बाबू, दीपक सैनी और अवनी लेखरा वाली भारतीय टीम फाइनल में क्वालीफाई करने से चूक गई। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदकों के साथ 34वें स्थान पर है। चीन पहले, रूस पैरालंपिक कमेटी RPC दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। भारतीय रेलवे ने कोविड चुनौतियों के बावजूद अगस्त माह के दौरान लदान और आमदनी के मामले में माल ढुलाई के आंकड़ों में उच्च गति बनाए रखी है। पिछले महीने के दौरान इसकी माल ढुलाई 110.55 मिलियन टन थी, जो अगस्त 2020 की तुलना में 16.8% अधिक है। रेलवे ने अगस्त 2021 के दौरान माल ढुलाई से 10,866 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है, जो अगस्त 2020 की तुलना में 20.16% अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व को भारत के योग और आयुर्वेद के ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 65 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु और तेलंगाना सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल फिर से खोले गए। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमरीका अफगानिस्तान और अन्य देशों में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। अटल पेंशन योजना के लिए पंजीकरण 3 करोड़ 30 लाख से अधिक हुआ। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और इंदौर के बीच सीधी हवाई सेवा का उद्घाटन किया। इंदौर और दुबई के बीच एयर इंडिया की हवाई सेवा फिर से शुरू हुई। देश का सबसे बड़ा क्विज कार्यक्रम फिट इंडिया क्विज शुरू।
ये कार्यक्रम छात्रों के ज्ञान और फिटनेस को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।